हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूबी ज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वह है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसको कि हम हिंदी में अधिगम एवं शिक्षण भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे अधिगम एवं शिक्षण के बारे में। ये बीएड के कोर्स 3 का सब्जेक्ट है, जिसको कि हमें पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है और इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बीएड एग्जाम में आते ही आते हैं, और जो भी आपके टीचर ट्रेनिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, सब में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में जाने के पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। तो वो ये है कि इस टॉपिक में हम लोग कोर्स 3 जो पेपर है, इसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को एक क्वेश्चन के वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इंड एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लेना, और हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में हम लोग आंसर को किस तरीके से लिखे जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, जिसको कि देख के एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। तो आप ये लिख लो कि अगर इस तरीके से आपने एग्जाम में आंसर लिखा तो आपके मार्क्स फुल में फुल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अधिगम का क्या अर्थ है? इसकी विशेषता, सीखने का वक्र तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, अब इसको हम देखेंगे कि आंसर कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी आंसर को लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो उसका हम रूपरेखा बनाते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो रूपरेखा हम कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे जिसको कि एग्जामिनर देखे तो पहले ही वो खुश हो जाए और उसको समझ में भी आए कि हाँ, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देंगे प्रस्तावना, जिसको कि हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता के बारे में बताएंगे, फिर उसके सीखने के वक्र के बारे में बताएंगे, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और निष्कर्ष। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने अपना बीएड अच्छे से पढ़ा, सारे टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कवर किया है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 50% आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका टेंशन ही नहीं लेना है, बाकी के 50% हम बाद में कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखने बैठते हो, चाहे वो ये वीडियो हो या फिर किसी अदर टीचर का वीडियो हो, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, उसको आप नोट डाउन करते जाओ। तो वो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी। तो इसको अच्छे से देखना और अच्छे से इसके नोट्स लेना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रस्तावना से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अधिगम की प्रस्तावना को। ठीक है, जिसको कि हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, मनुष्य एक अधिगमशाली प्राणी है, और अधिगम की प्रक्रिया उसके जन्म से ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। महाभारत में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था। यह अधिगम का एक अप्रत्यक्ष उदाहरण है। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। प्रारंभ में बालक बिल्कुल असहाय होता है, परंतु धीरे धीरे वह अपने को वातावरण को अनुकूल समायोजित का प्रयत्न करता है। इस समायोजन में जिस क्रिया से वह अनुभव से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है, इस शब्द को मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस शब्द को, सीखने का जो शब्द है ना, उसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? अधिगम कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मनुष्य क्या है? एक अधिगमशील प्राणी है। मनुष्य क्या करता है? हमेशा वो सीखते रहता है। ठीक है, जब से उसकी जन्म होती है, इनफैक्ट जन्म के पहले से ही। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि महाभारत में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। जब अभिमन्यु के माँ और पापा बात कर रहे थे, तभी अभिमन्यु ने सुना था, है ना। उसके बाद से तो उसको पता चला ना कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बच्चा जो होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तब से ही वो सीखना स्टार्ट कर देता है ना। और जब जैसे वो धरती पे आता है, और तब तक वो सीखता है जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। क्या बोलता है कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये जीवन पर्यंत चलती है, मतलब कभी रुकती नहीं है। हम अपने जीवन में हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो जब एक शिशु जब जन्म लेता है, एक बच्चा का जब जन्म होता है, उस समय क्या होता है? वो बिल्कुल असहाय होता है। ठीक है, वो अपनी हर एक कामों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है।
जब छोटा होता है उस टाइम पे वो अपनी मम्मा पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वो क्या करता है, खुद को वातावरण के अनुकूल रखना स्टार्ट कर देता है, वो वातावरण के अनुकूल खुद को समायोजित करना स्टार्ट कर देता है, वो चीजों को देखता है, सीखता है और उसके हिसाब से फिर वो करना स्टार्ट करता है। तो उन्हीं सारी चीजों को मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला है, अधिगम बोला है। जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है ना, वही अधिगम कहलाती है। ठीक है, यही था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे अधिगम के अर्थ। ठीक है, तो अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। क्या बोलते हैं कि जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वो अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होता है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में दो तत्व निहित होते हैं, पहला होता है परिपक्वता और दूसरा होता है पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। ठीक है, जस्ट ना मैंने आपको बताया था कि जब छोटा बच्चा होता है, जब शिशु छोटा होता है तो क्या करता है, अपने कामों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो देखना सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, जैसे जैसे वो चीजों को देखता है वो सीखता है और उसके हिसाब से वो अपने आने वाली चीजों को भी करना स्टार्ट करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने का। ठीक है, तो पूर्व अनुभव से लाभ उठाने का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग पहले सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एलकेजी में होते हैं, यूकेजी में होते हैं और वहां पे हमें 1 2 3 ABCD क ख ग घ सिखाया जाता है, तो उसी को हम आने वाले समय में यूज करते हैं। ठीक है, उसी से फिर हम नंबर सीखते हैं, जोड़ना, घटाना, और फिर जो हम लोग अल्फाबेट सीखे होते हैं उससे हम लोग क्या अपना नाम लिखना सीखते हैं। तो क्या होता है, आप वहां पे अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठा रहे हो, जो कुछ भी आपने पहले सीखा है आप उसको बाद में भी इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, है ना। और परिपक्वता, जब आप किसी भी चीज को सीखते हो उस चीज में परिपक्व होते हो। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज करते हो वो आपके लिए मतलब बिल्कुल अननोन होता है, आप उस चीज को जानते नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसको करते जाते हो क्या होते जाते हो, आप उसमें परिपक्व होते जाते हो। ठीक है, तो वही आपको बताता है यहाँ पे कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो दो तत्वों में निहित होती है। पहला यहाँ पे बोलता है परिपक्वता और दूसरा होता है पूर्व अनुभव से लाभ उठाना। ठीक है, तो यही होता है अधिगम का अर्थ, कि एक बच्चा जन्म से ही चीजों को सीखता है और जो वो जन्म से सीखता है ना वो ही आगे चल के उसको इस्तेमाल में लाता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हो वो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में इस्तेमाल में लाते ही लाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका अधिगम का अर्थ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो जब आप एक बच्चे को मना करते हो, बच्चा आग को देख के क्या होता है, फिर किसी भी चीज को देख के वो उसको छूने के लिए भागता है ना। तो यहाँ पे एक बच्चों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, जब एक बच्चे को आप मना करते हो कि बेटा तुम आग के पास मत जाओ, लेकिन वो क्या करता है उसकी ओर भागता है। ठीक है, तो फिर आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है तुम जाओ, लेकिन फिर क्या होता है जब वो आग के पास जाता है, जब उसका हाथ लगता है आग में तो उसको कुछ जलन सा महसूस होता है, तो फिर वो भागना स्टार्ट करता है, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये बच्चा भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, उसने सीखा, जब आपने बच्चे को मना किया आपकी बात उसने नहीं सुनी, लेकिन जब उसने खुद से वो काम किया तो क्या किया, उसने उस चीज को अनुभव किया कि अरे हाँ ये आग है और मैं जब आग में हाथ डालूंगा तो मैं जलूंगा, तो ये क्या करते हैं बच्चे भागना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो यही होता है आपका सीखने का तरीका। ठीक है, और इसके बाद से बच्चा क्या करता है, वापस आग के पास जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता हो गया है कि आग के पास अगर वो जाएगा तो वो जलेगा, है ना। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 परिभाषाएं हैं। पहला है BF स्किनर के द्वारा, तो इन्होंने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो चलते जाता है। ठीक है, वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, बचपन में सीखा उसको हम आगे यूज करते हैं, फिर उसमें जो सीखा उसको हम आगे यूज करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से क्रो एंड क्रो ने बोला कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है ना। और वुडवर्थ ने बोला नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है ना। हम अगर कुछ भी अपने जीवन में सीखते हैं तो क्या होता है, हम कुछ नया सीखते हैं, है ना, कुछ नई चीजों को अनुभव करते हैं, तो वही क्या है, अधिगम है। गेट्स एंड अदर्स ने बोला कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हम कुछ भी चीजों को सीखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है ना। तो इसी के लिए इन्होंने बोला कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 परिभाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 15 पॉइंट दिए हैं मैंने, तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे कि अधिगम सार्वभौमिक है। पता है कि अधिगम सार्वभौमिक है, मतलब अधिगम यूनिवर्सल है ना, हम लोग हर जगह से सीखते हैं,
ठीक है। अधिगम विकास है, जब हम लोग अधिगम करते हैं तो हमारा विकास होता है। अधिगम परिवर्तन है, जब हम लोग कुछ चीज सीखते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, परिवर्तन आता है। सिमिलरली अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। जैसा मैंने बताया था कि वो अधिगम चलते ही रहता है, उसका रुकने का उसको रोक नहीं सकते हो आप, क्योंकि आप आपके जीवन में कहीं पे भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप चीजों को सीखते ही सीखते हो। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम नया कार्य करना है। किसी भी कार्य को जब आप करते हो ना, कुछ भी नया, तो अधिगम क्या है, कोई नया काम करते हो तभी तो उसको सीखते हो ना, तो अधिगम नया कार्य करना है। फिर बोलता है अधिगम व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों है। अधिगम खोज करना है, अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है, अधिगम रचनात्मक है, अधिगम सक्रिय है, अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारे हो गए अधिगम की विशेषताएं। जब आप किसी चीज को खोजते हो, जब आप के अंदर किसी चीज की क्यूरियोसिटी होती है, आप कुछ नया सीखते हो। ठीक है, अधिगम स्थानांतरणीय है, बोलने का मतलब क्या है कि आप जब भी आप किसी चीज को सीखते हो तो आप बस उसको एक ही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हो, आपका सीखा हुआ वो कहीं और भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अधिगम रचनात्मक है, आप किसी नए चीज की रचना करते हो तो भी आप सीख रहे हो, आप सीख के किसी नए चीज की रचना कर रहे हो, है ना। सक्रिय है, प्रक्रिया है, तो ये सारी क्या है, आपकी विशेषताएं हैं। कुल 15 विशेषताएं हैं। तो आप क्या करोगे, एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको एक एक लाइन अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको अच्छे से समझा भी सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको अधिगम की विशेषताएं लिखनी है, आप पॉइंट वाइज करके लिख देना, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, मतलब अधिगम की क्या क्या प्रक्रिया है। मैंने यहाँ पे बताया था कि अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि अधिगम की क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, पहले एक इंसान जो होता है, जो व्यक्ति होता है, पर्सन, ठीक है, उसको यहाँ पे वेरियस रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे बोलता है ना कि इंसान जो होता है ना, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को करता है। ठीक है, वो बहुत सारी चीजों को करता है, तो यहाँ पे बोलता है वेरियस रिस्पॉन्स। बहुत सारी चीजों को करने के समय उसके सामने क्या होती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, जिसको कि हम बैरियर बोलते हैं। ठीक है, और उन बाधाओं को पार करते हुए वो अपने करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ पहुंचता है, जो सही है उस जगह पे पहुंचता है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, अपने गोल पे पहुंच जाता है, जिस जगह पे उसको जाना है उस जगह तक वो पहुंच जाता है। तो यही होता है आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यही होता है आपका अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब किसी चीज को सीखते हैं ना, तो बस वो सीखना ही नहीं चलता जाता है, क्या होता है कि कभी कभी वो चीजें प्रभावित भी होती है। ठीक है ना, अगर हम किसी भी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीमार हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस समय हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखता है, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर ऐसे कारकों का अध्ययन किया है जो सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के अधिगम को प्रभावित करती है, सिर्फ एक का नहीं, सभी के अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक 4 प्रकार के हैं, तो कौन कौन से हम लोग देख लेंगे। पहला है शारीरिक कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा है पर्यावरण संबंधी कारक, और चौथा है अन्य कारक। तो इन सारे चारों को हम क्या करेंगे, अच्छे से अभी हम डिटेल में देख लेंगे कि शारीरिक कारक में क्या क्या आते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक में क्या क्या आते हैं, सिमिलरली पर्यावरण और अन्य में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं शारीरिक कारक। ठीक है, तो शारीरिक कारक को हम फिजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। तो शारीरिक कारक में अगर पहला हम लोग देख लेते हैं तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिसको कि हम सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ज्ञान इंद्रियों के बारे में। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, जिसको कि हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां जो होती है ना, ये सबसे पहले क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में ज्ञान इंद्रियों का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रियां 5 प्रकार की होती है। आई होप कि आपको पता होगा, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारा स्किन, ये क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है ना, तो यदि हमारी कोई भी ज्ञान इंद्रियां दोषपूर्ण होती है, तो क्या हम उस अंग से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? ऑब्वियस बात है कि हम नहीं कर पाएंगे, न किसी हम और चीज को ही लर्न कर पाएंगे, है ना। तो इसी के चलते यहाँ पे बोलते हैं कि ज्ञान इंद्रियां जो है, अगर आपका पूरा ज्ञान इंद्रिया सही रहता है, दोष मुक्त रहता है, तो आप अच्छे से अधिगम कर सकते हो, है ना। हम लोग दूसरा यहाँ पे देख लेंगे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, जिसको कि हम फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अधिकांश अगर हम लोग देखें तो यही पाया जाता है कि बालक अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो चीजों को जल्दी सीखता है। ठीक है, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है
तो वो चीज़ों को सीखने में रुचि लेगा। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो चीज़ों को करने में बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इंसान अगर दिमाग से थक जाता है तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाता, वो चीज़ों को कर नहीं पाता। इसी के चलते शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, ताकि एक बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख सके, सीखने में रुचि ले सके। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो चीज़ों को सीखने में रुचि नहीं लेगा, चीज़ों को करने में थक जाएगा, तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो इसी के चलते इसको भी हम कारक के रूप में लिखते हैं, ठीक है? अब हम लास्ट में देख लेंगे परिपक्वता, जिसको कि हम मैच्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है? तो अधिगम पर बोला जाता है कि परिपक्वता का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्यों पड़ता है? अगर कोई भी इंसान शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व होता है, तो वो क्या करता है? चीज़ों को सीखने में रुचि लेता है। वो नए-नए चीज़ों को करने में रुचि लेगा, ठीक है? तो क्या होगा? इससे उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? बढ़ती जाएगी, तेज होती जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने में मन लगाएगा। तो इसी के चलते बोला जाता है कि परिपक्वता भी ज़रूरी है। परिपक्वता और सीखना को क्या बोला गया है? कॉल्सनिक के द्वारा उन्होंने बोला है कि जो सीखना है और जो परिपक्वता है, वो एक दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक है? अगर आपको सीखना है तो परिपक्वता की ज़रूरत है, अगर आप परिपक्व हैं तो आप सीखोगे, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए ना। तो इसी के चलते बोला जाता है कि परिपक्वता और सीखना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो किन्होंने बताया है कि परिपक्वता और सीखना एक दूसरे पर निर्भर करता है? तो कॉलेस्निक ने बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे कॉलेस्निक जो है इन्होंने बताया कि परिपक्वता और सीखना क्या है? एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देख लेंगे मनोवैज्ञानिक कारक, जिसको कि हम फिजिकल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला आ जाता है प्रेरणा, ठीक है? तो पहले हम प्रेरणा के बारे में जानेंगे, जिसको कि हम मोटिवेशन भी बोलते हैं। अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, ठीक है? तो जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे तो वो सीखने में रुचि नहीं लेता है। अगर आप उसको मोटिवेट करोगे तो देखना वो चीज़ों को करने में बहुत जल्दी करता है और वो चाहता है कि वो कुछ नया और सीखे। तो इसी के चलते बच्चों को मोटिवेट भी करना ज़रूरी है। इसी के चलते तो स्कूल में खेल प्रतियोगिता और क्विज़ प्रतियोगिता वगैरह करवाया जाता है ना, जिससे कि आप बच्चों को मोटिवेट कर सको, है ना? कि वो सीखने की ओर अग्रसर रहें। तो इसी के चलते मोटिवेशन भी ज़रूरी है। इसी के लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करोगे तो बच्चा सीखने की ओर ललायित नहीं होगा, वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। इसी के चलते बच्चों को हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है? अब हम रुचि की तरफ जाएंगे। तो रुचि अगर देखो तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में, बच्चे को हमें वैसी चीजें करानी चाहिए जिसमें उसको रुचि हो। अगर उसके अंदर रुचि ही नहीं होगी तो वो चीजों को आप लाख कोशिश कर लो, वो सीखेगा ही नहीं। तो इसी के चलते बच्चों को अगर किसी चीज में रुचि है तो हमें उस चीज में उसको बढ़ावा देना चाहिए कि उस चीज को वो और अधिक से अधिक सीखे, ठीक है? अगर वो रुचिकर सब्जेक्ट है तो वो उस चीज को देखना बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है ना? तो इसी के चलते हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी कार्य हम करा रहे हैं उसमें पहले हम बच्चों की रुचि देखें, बच्चों की रुचि पूछे जाने, ताकि हम उसको उस फील्ड में और भी अच्छा करवा सके, उस फील्ड में वो बच्चा और भी ज्यादा सीख पाए। इसी के चलते रुचि भी जरूरी है। तो ये भी क्या बन जाता है, अगर आप देखोगे कि बच्चे में रुचि है ही नहीं और आप उसको जबरदस्ती का करवा रहे हो तो ये भी एक कारक बन जाता है ना? अब हम तीसरा देख लेंगे बुद्धि, ठीक है? तो बुद्धि सिंपल है। अगर जो देख लेना, जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो देखना चीजों को जल्दी जल्दी सीखते हैं। अगर उनको एक बार बता दो तो फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीजों को बस कर लेते हैं। लेकिन वही जब अगर मंद बुद्धि बालक होते हैं तो क्या होता है कि वो चीजों को थोड़ी धीमी गति से करते हैं, वो चीजों को इतनी जल्दी सीख नहीं पाते। वो आपसे एक बार आके पूछेंगे, आप उनको बताओगे, फिर से वो भूल जाते हैं, फिर से आपके पास वो दोबारा आएंगे। लेकिन जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, अगर आप उनको एक बार बता दो ना तो वो फिर उस चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के चलते बुद्धि भी जरूरी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि मैं ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से अपने पेपर में इसको लिख के आना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बस आपको समझा रही हूँ। लिखना आपका काम है। आप जितने अच्छे से इसको लिख पाओगे समझ के, उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पर्यावरण संबंधी कारक, ठीक है, जिसको कि हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें 4 प्रकार आ जाते हैं। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है पारिवारिक वातावरण, तीसरा सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण और फिर है उचित सामग्री और सुविधाएं। तो पहला हम लोग देख लेंगे यहाँ पे भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण क्या होता है कि अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है भौतिक वातावरण में कि अधिगम के लिए हमें क्या चाहिए, उसके अनुकूल वातावरण चाहिए, जिसमें कि आप क्या करो, अच्छे से सीख पाओ, ठीक है? तो पढ़ने के लिए हमें एक उचित वातावरण का जरूरत होता है, वैसा वातावरण जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, ठीक है? तो उसी प्रकार से तो हम लोग क्लास का भी निर्माण करते हैं ना, जहाँ पे लाइटनिंग अच्छी होती है,
ब्लैक बोर्ड जिस साइड में होता है उधर पे रोशनी अच्छी होती है ताकि सारे बच्चों को दिख सके ब्लैक बोर्ड में, है ना। तो इसी के चलते जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए भौतिक वातावरण का अच्छा होना, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके, ताकि उनको सीखने में कोई कष्ट ना हो। तो यही आपका भौतिक वातावरण में आ जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक वातावरण। तो पारिवारिक वातावरण में क्या होता है कि बालक के सीखने में उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सबको पता है कि बालक सबसे पहले सीखना अपने घर से ही स्टार्ट करता है, वो जो देखता है वो सीखता है। तो जिस परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा तो वहां पे बच्चे क्या करेंगे, सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। इसी के लिए जरूरी है कि परिवार में एक शांति वातावरण दिया जाए बच्चों को, जहाँ पे वो चीजों को सीख सके, जहाँ पे चीजों को समझ सके, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सीखना परिवार में ही शुरू करता है। तो इसी के चलते पारिवारिक वातावरण का भी सही होना काफी ज्यादा जरूरी है। थर्ड वन हम लोग देख लेंगे सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण। तो सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं कि सीखने का समय, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण में, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर सीखना है, ठीक है, तो समाज से भी हम चीजों को सीखते हैं। जरूरत है कि एक अध्यापक और एक बालक के बीच में एक अच्छा संबंध हो, ताकि जब भी अध्यापक बच्चों से पूछे तो बच्चा उनको आंसर कर सके, और जब भी बच्चा अपना डाउट लेके अध्यापक के पास जाए, अध्यापक भी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि कक्षा, विद्यालय तथा अन्य सीखने की जो जगह होती है वो क्या होनी चाहिए, उसकी परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक बालक चीजों को सीख सके, है ना। तो इसी के लिए जरूरी है सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण भी, जहाँ पे बच्चा अपने अध्यापक से, मतलब जो भी उसको सिखा रहा है ना, जिससे वो सीखने की चेष्टा करता है, वो उसके तरफ थोड़ा मधुर बिहेव करे, ठीक है। अगर आप बच्चों को डांटोगे, हड़कोगे, तो क्या करेगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं दोबारा डाउट लेके। इसी के चलते जरूरी है कि आपका बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता रहे, जिससे कि बच्चा आपके पास सीखने के लिए आए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उचित सामग्री और सुविधाएं, ठीक है। तो उचित सामग्री और सुविधाएं में हम लोग क्या देखते हैं, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज, ठीक है। तो सीखने के लिए उचित सामग्री का होना जरूरी है। अगर आपको क्रिकेट सीखना है, तो अगर आपके पास बैट, बॉल या विकेट नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसी के चलते सीखने की उचित सामग्री और सुविधाएं हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर लैब है स्कूल में, तो लैब में वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि बच्चा चीजों को सीख सके, है ना। तो इसी के चलते उचित सामग्री का होना भी जरूरी है, ताकि आप बच्चों को अगर चीजें सिखा रहे हो तो उसको आप दिखा के, समझा के, बता के सिखाओ। इसी के चलते बोला जाता है ना, जब बच्चा छोटे क्लासेस में होता है तो उसको हम लोग खेल विधि के द्वारा सिखाते हैं। हम लोग उसको अन्य अन्य प्रकार से बताते हैं, सिखाते हैं, राइम्स के थ्रू, खेल विधि के थ्रू, है ना। उसको समझाते हैं कि देखो चिड़िया आई तो चिड़िया उड़ते उड़ते, तो हम लोग उसको एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, उचित सामग्री और सुविधाएं बच्चों के सामने लेके आते हैं, जिससे कि बच्चा उस चीज को देखे और सीख सके। तो इसी के चलते जरूरी है उचित सामग्री और सुविधाएं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो क्या होता है, ये आपका कारक बन जाता है। तो इसी के चलते ये सारी चीजें होना जरूरी है। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे अन्य कारक, जिसको कि हम अदर फैक्टर भी बोलते हैं। तो अन्य कारक में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है। तो विषय वस्तु का ज्ञान में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी टीचर को, ठीक है, अगर कोई फिजिक्स का टीचर है, अगर कोई हिंदी का टीचर है, तो जब तक उसको अपने विषय में पूरा ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो बच्चों के लिए सब्जेक्ट को रोचक बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसी के चलते जरूरी है विषय का ज्ञान। जो भी टीचर हो उनको अपने विषय का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो बच्चों के लिए सही तरीके से और सरल तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए ताकि वो सब्जेक्ट का उसको अच्छे से ज्ञान रहेगा ना, तो एक टीचर क्या होता है कि वो सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। अतः बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा और बच्चे वहां पे सीखने की जगह बोर होकर सो जाएंगे। तो इसी के चलते जरूरी है कि एक टीचर को विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हम लोग देख लेंगे अधिगम की विधियां, ठीक है। तो अधिगम की विधियां क्या होती है, अधिगम कराने का एक विधि होता है। तो अधिगम की विधि क्या होती है, जो भी टीचर जो होता है ना, जिस विधि को वो अपनाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो विधि जो होती है ना, वो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कोई भी टीचर बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाने का कोशिश करेगा, उसको पता नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है, और वो जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा और क्या बच्चे उसे सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। इसी के चलते जरूरी है अधिगम की विधि का जो टीचर है उसको पता होना कि वो बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ा सके। और एक अध्यापक को हमेशा बालकों की रुचि और उसकी योग्यता और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही
अधिगम विधि का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मंद बुद्धि, एक क्लास जो होता है ना उसमें मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि सारे प्रकार के बालक बैठते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि आप जो पढ़ा रहे हो वो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे सिर्फ कैच कर रहे हैं, सिर्फ तीव्र बुद्धि वाले बच्चे आपको आंसर कर रहे हैं, तो मंद बुद्धि वालों के साथ तो ये फेयर नहीं हुआ। इसी के चलते एक अध्यापक को बच्चों की परिस्थिति को देखते हुए, बच्चों की स्थिति को देखते हुए, बच्चों की मनोदशा को देखते हुए उसको पढ़ाना चाहिए और उस तरीके से उनको अधिगम करवाने आना चाहिए, जिससे कि वो सारे बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा सके। और अगर एक टीचर अच्छी विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी कक्षा में हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा वो चाहेंगे कि टीचर उनको कुछ और नया सिखाए और सीखने में वो रुचि भी लेंगे। इसी के चलते जरूरी है कि एक टीचर को अधिगम की विधियों का पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, तो अभ्यास में अगर जब हम देखते हैं तो अभ्यास में क्या बोलता है कि सीखने की क्रिया के ऊपर अभ्यास का क्या बोलता है कि बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जब अगर हम किसी कार्य को सीखते हैं और उसको अगर हम बार बार करेंगे तो क्या हो जाते हैं, उस चीज में हम परिपक्व हो जाते हैं, उस चीज को करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आज हम सीख रहे हैं और उसको हम करेंगे ही नहीं, 10 दिन के बाद हम करेंगे तो क्या होगा, तो उससे बालक उस चीज को भूल जाएगा। इसी के लिए जरूरी है कि बच्चा जो सीखता है उसको अभ्यास करे, ताकि जब वो अभ्यास करेगा ना तो उस चीज को वो क्या करेगा, उस चीज को आसान तरीके से कर पाएगा और जो भी गलतियां उसको मिलती है उस गलतियों को भी वो, और जो काम करने में और जो याद करने में उसको गलतियां मिलती है उस गलतियों को भी वो कम कर पाएगा। इसी के चलते अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको जो सीखा हुआ ज्ञान है ना वो आपके दिमाग में अस्थायी हो जाए, ठीक है, एक बच्चे के दिमाग में अस्थायी हो जाए। इसी के चलते अभ्यास जरूरी है। लास्ट में हम लोग देख लेंगे शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया। तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम जब देखेंगे शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में, ठीक है, तो बोलते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा का स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर शिक्षक को अच्छे से, शिक्षक को क्या बोला जाता है, एक पथ प्रदर्शन बोला जाता है, ठीक है, वो आपके पथ को दिखाते हैं आपको। फिर उसको एक माली भी बोला जाता है, एक कलाकार भी बोला जाता है, ठीक है, उनको ये सारी चीजों से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार से माली अपने फूलों को, पौधों को अच्छी तरीके से सींचता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक क्या होता है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करता है, वो भी बच्चों को उसी तरीके से सींचता है। और जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को सींचेगा, जैसे एक माली अपने बीज को सींचेगा, वैसे ही आगे जाके वो क्या देगा, फल देगा और उसी तरीके से उसकी ग्रोथ भी होगी। तो इसी के चलते बोला जाता है कि शिक्षक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार वो क्या करता है, विभिन्न साधनों का प्रयोग करके बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया को सरल या तीव्र बनाता है, ठीक है, सरल बनाता है या तो फिर बहुत ज्यादा कठिन बनाता है। तो इसी के लिए जरूरी है शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो मैं श्योर हूँ कि इन सारे पॉइंट्स को आप 5-6 लाइन तो डील आराम से कर ही सकते हो अपने एग्जाम पेपर में, है ना। तो ये हो जाता है आपका फैक्टर जो कि अधिगम को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे सीखने का वक्र, जिसको कि हम लर्निंग कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीखने का कर्व क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज को सीखते हैं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, चाहे कोई भी बच्चा अगर काम को करना स्टार्ट करता है, वो सीखना स्टार्ट करता है, तो आप उसमें एक चीज देख पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को अगर आप पढ़ाओगे तो बोलेगा कि आज उसको पढ़ने का मन है, तो फिर नेक्स्ट डे जब उसको आप पढ़ाओगे तो बिल्कुल वो एकदम शांत बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी वो ज्यादा सीख रहा है, कभी वो कम सीख रहा है, तो कभी वो कुछ सीख ही नहीं रहा है, जो सीखा है वहीं पे स्थिर हो जा रहा है। तो वही होता है आपका सीखने का वक्र, कि आप यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है तब सीखने की गति आरंभ से लेकर अंत तक क्या बोलता है कि एक समान नहीं होती है, ठीक है। वो किसी कौशल में शीघ्र ही प्रवीण हो जाता है, जबकि किसी कौशल में नहीं हो पाता है। उसके सीखने की गति कभी धीमी है तो कभी तेज और कभी बिल्कुल रुक सी जाती है। तो यहाँ पे बोलता है कि यदि उसके सीखने की गति को अगर हम एक ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो वो सीखने का वक्र रेखा बन जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सीखने का वक्र बोलते हैं, उसी को हम लोग लर्निंग कर्व बोलते हैं।
जब हम लोग सीखते हैं तो हमारे सीखने की स्थिति जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है। हम किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं तो किसी चीज़ को धीरे सीखते हैं। तो उसी के बारे में बताता है कि एक बच्चा जब अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है, जब सीखना स्टार्ट करता है तो उसकी गति एक जैसी नहीं होती है। उसकी गति कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, तो कभी बिल्कुल रुक सी जाती है। तो कभी-कभी देख लेना वो किसी एक फील्ड में अच्छा है तो दूसरे फील्ड में वो अच्छा नहीं होता है। तो इसी को अगर आप एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना तो वो क्या बन जाता है, एक कर्व बन जाता है, एक सीखने का वक्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिभाषा है जो कि गेट्स एंड अदर्स के द्वारा दिया गया है। तो गेट्स ने क्या बोला, सीखने की वक्र रेखा अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो भी आप सीखते हो आप उसको अभ्यास करते हो, और अभ्यास के दौरान क्या होता है, क्या मात्रा है सीखने की, क्या गति है सीखने की और कितनी प्रगति हो रही है, उसको अगर आप एक ग्राफ पेपर पे अंकित करोगे तो जो आपको रेखा मिलेगा वही आपका वक्र रेखा बन जाता है। ठीक है, वही आपके सीखने का वक्र बन जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसके ग्राफ से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकार, तो सीखने की वक्र रेखाओं में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, कोई भी रेखा एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है सरल रेखा वक्र, दूसरा होता है नतोदर वक्र जिसको कि हम धनात्मक त्वरण भी बोलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम उन्तोदर वक्र जिसको कि हम ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं, और लास्ट वन हो जाता है आपका मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, तो हम इन चारों को देख लेंगे। तो पहला हम आ जाते हैं सरल रेखा वक्र में। तो सरल रेखा वक्र में क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं तो बोलते हैं हम इसको स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है इस प्रकार के वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है। तो ऐसे वक्र में क्या होता है ना कि जो बच्चा जहां से स्टार्ट किया है ना वो बस उसी लाइन में स्ट्रेट 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 जा रहा है। ठीक है, वो ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, बस उसकी सीखने की जो गति है वो समान है। ठीक है ना, वो घट रही है ना बढ़ रही है, इसी के चलते इसको हम लोग सरल रेखा वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो यही है आपका सरल रेखा वक्र। तो इसका ग्राफ आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लोगे, इसके वाई एक्सिस में आप लिख लोगे सीखने की गति, एक्स एक्सिस में लिख लोगे अभ्यास, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन लगा दोगे और ये हो जाएगा आपका सरल रेखा। ठीक है, कि आपको ये दर्शा रहा है कि जो बच्चा है जो सीख रहा है वो उसकी गति ना कम हुई है, उसकी गति ना अधिक हुई है, बस वो एक स्ट्रेट लाइन में ही वो कांस्टेंट है, वो सीख रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धनात्मक त्वरण और नतोदर वक्र जिसको कि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कॉन्केव कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो आपके बीएड में। ठीक है, आपको अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक लिखना है और ध्यान रखना है कि कौन सा वक्र किस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है लेकिन समय के साथ साथ फिर तीव्र हो जाती है। ठीक है, जब आप किसी बच्चे को सिखाना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होती है, उसकी गति धीमी होती है। ठीक है, क्योंकि वो सीख रहा है, स्टार्टिंग स्टेज है उसका सीखने का। जैसे जैसे वो सीखते जाता है, उस चीज को अभ्यास में लाता है तो क्या होता है, वो उस चीज में अच्छा हो जाता है और फिर उसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका धनात्मक त्वरण जिसको कि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और कॉन्केव कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका धनात्मक त्वरण। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, जिसको कि हम उन्तोदर वक्र बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, निगेटिव एक्सेलरेशन और कॉन्वेक्स कर्व। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में तेज फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, वो सीखा हुआ है। ठीक है, जो चीजें वो सीखा हुआ है उसको आप उसको फिर से पढ़ा रहे हो तो क्या करेगा, वो उस चीज को अच्छे से पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा। जब आगे जाके उसको कुछ चीजें हार्ड लगने लगेगी तो उसकी सीखने की गति क्या होगी, वो धीरे मतलब धीमी होने लगेगी, वो फिर से नीचे लुढ़कने लगेगा, है ना। तो इसी के चलते इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा कोई भी चीज को सीखा हुआ है और उसको कुछ करने के लिए दो, जो सीखा हुआ चीज है, तो क्या करेगा, उसमें उसकी गति बहुत ज्यादा तेज होगी। लेकिन जब उसके पास वैसी चीजें आती है करने को जो उसको पता ही नहीं है और वो सीख रहा है तो क्या होगा, वहां पे वो धीरे हो जाएगा। तो इसी के चलते इसको बोला जाता है कि इस प्रकार के वक्र में स्टार्टिंग में सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, मंद होते जाता है। तो ये होता है आपका ऋणात्मक त्वरण का ग्राफ। अब हम आ जाते हैं मिश्रित अधिगम वक्र में जिसको कि हम कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है ये दोनों वक्रों को मिश्रित करता है। मतलब किसको किसको मिश्रित करता है, ये धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण को मिश्रित करके बनाता है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये दोनों वक्रों को मिश्रित करता है। इस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है
इसके बाद तेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में धीमी है, फिर वो तेज हो रही है, फिर वो धीमी हो रही है, फिर वो तेज हो रही है, फिर वो धीमी हो रही है, फिर वो तेज हो रही है। फिर क्या ये एक एस शेप बनाता है, जो अल्फाबेट का एस होता है ना, उसका शेप बना लेता है ये। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इसके बाद तेज हो जाती है और कुछ समय तक सीखने में तेजी बनी रहती है। इसके बाद सीखने की गति क्रमशः धीमी होने लगती है और इसी प्रकार ये चलती जाती है। इस वक्र रेखा का आकार अंग्रेजी के एस से मिलता जुलता होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसको। ठीक है, ये एस के जैसा है। तो ये होता है आपका मिश्रित अधिगम, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है दो कर्व का, किसका किसका, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। तो ये हो गया आपका मिश्रित अधिगम वक्र। यहाँ तक आपका खत्म होता है। अब हम देख लेंगे सीखने की वक्र की विशेषताएं। जो सीखने का वक्र होता है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं, हम उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कि सीखने की क्रिया में प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि जो सीखने का जो कर्व होता है ना आपका, आप उसमें आसानी से, जो बच्चा है ना, आप उसको आसानी से मतलब देख पाओगे कि बच्चा कहाँ पे तीव्र है और कहाँ पे वो नीचे गिर रहा है, कि कहाँ पे आपको उसकी समझाने की जरूरत है, उस आपको अपनी पढ़ाने के तरीके को बदलने की जरूरत है। सीखने की, यहाँ पे पहला पॉइंट बोलता है सीखने की क्रिया में प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। प्रारंभ में तेजी से होने वाली प्रगति को प्रारंभिक तीव्रता कहते हैं। यह कॉन्वेक्स कर्व से प्रकट होता है। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि जो भी स्टार्टिंग में तेजी से सीखता है और बाद में धीमा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। सेकंड वन है सीखने की प्रगति अनियमित रूप से होती रहती है। सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद दिखाई देती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है ये वक्र सीखने में किसी स्थान पर बहुत कम उन्नति प्रकट करता है। ऐसे स्थान सीखने के पठार कहलाते हैं, जहाँ पे आपको ऊंचा नीचा दिखेगा तो एक पहाड़ के जैसा दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीखने का पठार। तो यही यहाँ पे बोलता है कि ये वक्र सीखने में किसी स्थान पर बहुत कम उन्नति प्रकट करते हैं, तो ऐसे स्थान सीखने के पठार कहलाते हैं। चौथा पॉइंट, सीखने की वक्र इस बात को प्रकट करते हैं कि सीखने की क्रिया में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसके बाद व्यक्ति सीखने में कोई उन्नति नहीं कर पाता है। जैसे कि बताया था कि एक बच्चा सीखता है, फिर उसकी गति मंद होती है और एक पॉइंट पे वो जाके स्थिर हो जाता है। तो यही आपको बताना चाहता है सीखने की वक्र की विशेषता। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि आपको समय पे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को भी प्रॉफिट मिले। ठीक है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।